Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute Multan. लास्ट टाइम हमने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में पढ़ा था कि जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्लिनिकल टीम अप्रोच टू रिहेबिलिटेशन पढ़ी थी कि कैसे टीम में जो है रिहैब टीम होनी चाहिए प्रॉपर और उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, फॉलोअप्स लेते रहना चाहिए। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ऑस्टियोमायोप्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या एम्पुटेशन सर्जरी। बेसिकली ऑस्टियोमायोप्लास्टिक, ऑस्टियम मतलब बोन, मायो मतलब कि आपका मसल, प्लास्टिक मतलब किसी चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करना या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को चेंज करना, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। अब बेसिकली हम बात करें अगर इसकी ऑस्टियोमायोप्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की, तो ये है क्या चीज़। आफ्टर वर्ल्ड वार 1 जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था प्रोस्थेसिस का। प्रोस्थेसिस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को कहते हैं जो एम्पुटेशन के बाद अगर प्रोस्थेसिस किसी को फिट कर दिया जाए बनाकर ताकि वो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर सके तो उसको प्रोस्थेसिस कहते हैं। तो अगर वर्ल्ड वार 1 के बाद जब प्रोस्थेसिस का शॉर्टेज हो गया और क्योंकि वो प्रोसीजर काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इजीली, इसीलिए इसको मतलब इसमें क्या किया गया कि जो रिमेनिंग लिम्ब रहती थी उसी के फंक्शन को किसी तरह यूटिलाइज़ करके रेजिडुअल जो पोर्शन रहता है उसी को यूटिलाइज़ करके तो आप उसको उसी का बॉडी वेट यूज़ करते हुए उसको इंडिपेंडेंट कर दें किसी एक्टिविटी में, तो उसको आप ऑस्टियोमायोप्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। अब व्हाट इज़ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी? इसमें होता है कि सर्जरी करके रिस्टोर कर दिया जाए रेजिडुअल फंक्शन को, और इसमें विदाउट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक और एस्थेटिक सर्जरी। प्लास्टिक या एस्थेटिक सर्जरी क्या होती है कि किसी भी चीज़ की या पार्ट की फ़िज़िकल अपीयरेंस को चेंज कर देना थ्रू द यूज़ ऑफ सर्जरी, तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी का यूज़ नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें कि एम्पुटेशन क्यों नेसेसरी होती है, तो उसमें जब भी कोई लिम्ब को सेव नहीं किया जाता सर्जन से, तो वो जब फेलियर आ जाता है लिम्ब को बचाने में, तो फिर उसी टाइम जो है एम्पुटेशन का यूज़ जो है वो इंडिकेट होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका प्रिंसिपल में आपने क्या क्या देखना है। एक तो इस सर्जरी का प्रिंसिपल किस चीज़ पे बेस करता है, एम्पुटेशन पे कि एम्पुटेशन हुई हुई है या नहीं हुई हुई, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और एनाटमी और फिजियोलॉजी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उस पार्ट की या बॉडी की एनाटमी या एनाटॉमिकल लैंडमार्क और फिजियोलॉजी प्रॉपर पता होनी चाहिए कि उसकी फंक्शनिंग क्या है। फिर अगर हम बात करें इसकी इंडिकेशंस पे कि कब कब जो है आप ये परफॉर्म करनी है आपको, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ में ये होता है कि आपकी जो लोअर लिम्ब है या लेग्स हैं उसमें जो है ब्लड सप्लाई कम हो गया, उसकी वजह से जो है उसमें और मतलब आपकी ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो है एडीमा कॉज हो रहा है और एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, तो उसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। ट्रॉमा में आप कर सकते हैं, ट्यूमर में, इन्फेक्शन के केसेस में, मेलिग्नेंसीज मतलब कि कोई भी मैस फॉर्मेशन हुई भी है या कह लें कि बिनाइन या आपके पास बिनाइन फॉर्मेशन मैस की हुई भी है, तो उसमें आप कर सकते हैं। गैस गैंग्रीन की मतलब इंडिकेटेड होता है। गैंग्रीन क्या होता है कि जहाँ टिश्यू डेथ हो गई हो ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन, और गैस गैंग्रीन जहाँ पे उसकी फाउल लाइक स्मेल आपको मिले, गैंग्रीन की फॉर्मेशन होगी उसके बाद साथ आपको फाउल लाइक स्मेल भी मिल रही है, तो उसको गैस गैंग्रीन कहते हैं। फिर कंजेनिटल लिम्ब डेफिशिएंसीज में आप इंडिकेटेड होता है कि आप परफॉर्म कर सकते हैं सर्जरी। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन। उसमें सबसे पहले तो हम बात करें प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन मतलब कि ऑपरेशन या सर्जरी से पहले आपने क्या क्या उसमें पेशेंट में देखना है या इवेल्युएट करना है। दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। उसमें ये करते हैं कि टीम वर्क होना चाहिए, एक प्रॉपर टीम बनाई जाती है जिसमें आपके पास फिजिशियन आ सकता है, सर्जन, सबसे पहले सर्जन, प्राइमरी केयर फिजिशियन, फिर उसमें आपके पास फिजिकल थेरेपिस्ट आ जाएगा, प्रोस्थेटिस्ट आ जाता है, फिजियाट्रिस्ट आ जाता है जो इंटरनल मेडिसिन और सर्जरी दोनों में डील करता हो या रिहेबिलिटेशन में डील करता हो, और साथ आपके पास आ जाता है सोशल वर्कर जो फंडिंग वगैरह अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और अगर उनको कोई फंडिंग वगैरह दे रहा है इस प्रोसीजर को करवाने के लिए, तो वो सोशल वर्कर इस वजह से आ सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि नर्स ने या जो भी डॉक्टर्स सर्जरी से पहले उसमें क्या क्या इवेल्युएट करेंगे। उसमें सबसे पहले कि एम्पुटेशन देखेंगे, एम्पुटेशन करने की ज़रूरत है या नहीं, एक्सटेंट और लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे जो है लोकेशन एग्जैक्ट क्या है उस जहाँ पे भी इंजरी वगैरह हुई है। फिर उसके बाद लेवल ऑफ एम्पुटेशन डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे जो है उनको करनी है,
मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास नी इंजरी के साथ पेशेंट आता है और उसकी लोअर लेग जो है कम्प्लीटली जो है इतनी ज़्यादा स्वेयर ब्लीडिंग हो गई कि लोअर लेग एम्पूटेशन ही उसकी परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि अबव नी आपने एम्पूटेशन स्टार्ट करनी है इंसिजन लगा के, या बिलो नी करनी है, या अक्रॉस द नी आपने करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेशेंट की काउंसलिंग, कि पेशेंट को आपने एजुकेट करना है उसकी प्रॉपर जो है मतलब उसकी क्या कंडीशन चल रही है और उसमें किस किस तरह से उसको फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। केयर ऑफ वूंड के हवाले से आप उसको बता सकते हैं कि आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑफ केयर क्या उसने करनी है, और वूंड हीलिंग में क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो आ सकते हैं, या उसकी जो फ्यूचर में इंडिपेंडेंसी है वो किस तरह से इस प्रोसीजर के बाद मतलब दोबारा से बहाल हो सकती है। तो उसमें पेशेंट की बात करेंगे तो उसको सबसे पहले तो आपने अगर प्रोस्थेसिस फिट करना है सर्जरी के बाद, तो आपने उसको ये सिखाना है कि उसने प्रोस्थेसिस को अप्लाई कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है। सेकेंडली आपने उसको ये कहना है कि अगर वो नहीं करवाना चाह रहा ये प्रोसीजर, तो आप एक सिटिंग ऐसे बंदे के साथ करवा दें जो कि ये प्रोस्थेसिस जिसको ऑलरेडी लगा हो और वो उसको इसके इफ़ेक्ट्स मतलब फंक्शंस के मतलब वो किस तरह से उसकी जो है सोशलाइज करने में उसको आसानी हो रही है इसकी वजह से, और बाकी इन्वायरमेंट में वो कैसे सरवाइव कर रहा है इसके साथ, और उसको कोई इसके बाद कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आपके पास आ जाती हैं कुछ लैब स्टडीज़। तो लैब स्टडीज़ में आपके पास सबसे पहले है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट उसका करवा सकते हैं, प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन में ही आ जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट में अगर आपके पास रिजल्ट्स में आए लेस देन 1 उसकी वैल्यू, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उसको कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से आप रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अभी अप्लाई फ़िलहाल नहीं कर सकते और आपने पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। और अगर अबव 1 पे नो इन्फेक्शन, लेस देन 1 नो इन्फेक्शन, और अगर अबव 8 इसकी वैल्यू आएगी तो इन्फेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा स्वेयर है, उसको आप पहले इन्फेक्शन को जब तक ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर आपके पास आ जाते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन में अगर उसकी वैल्यू रिजल्ट्स में आपके पास मोर देन या ग्रेटर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर आती है, तो आपको ये देखना है कि उसकी ऑक्सीजनेशन जो है बेहतर है और वूंड हीलिंग के लिए वो फैसिलिटेशन में हेल्प करेगी। उसके बाद है लिम्फोसाइट काउंट। अगर लेस देन है 1500 माइक्रोन पर लीटर, तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें इम्यून डेफिशिएंसी है और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस सर्जरी के बाद ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले आप उसको कंपेंसेट करेंगे, देन आप जाएंगे सर्जरी की तरफ। उसके बाद सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है जिसमें 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम होगी तो ये इंडिकेट करता है कि वो मेल न्यूट्रिशन का पेशेंट है और उसमें वूंड हीलिंग जो है वो इस वजह से अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं या अदर टेस्ट में आपके पास आ जाती हैं। एक तो एक्सरेज आ जाते हैं, रेडियोलॉजिकल स्टडीज़, जिसमें इमेजिंग स्टडीज़ हैं। उसमें आप एपी और लेटरल टेस्ट करवाएंगे, लेटरल एक्सरेज करवाएंगे। उसके बाद सीटी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन, आप एमआरआई करवा सकते हैं, उसका बोन स्कैन करवाएंगे। ये सारा कुछ प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में आ जाता है। फिर अदर स्टडीज़ में आपके पास कुछ टेस्ट आ जाते हैं जिसमें आपके पास है सबसे पहले डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें क्या करते हैं कि वो प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर को मेजर करते हैं और अगर ये 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसकी वैल्यू आए तो ये वूंड हीलिंग को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है इस्कीमिक इंडेक्स। इस्कीमिक इंडेक्स में ये होता है कि आप लोअर लिम्ब के प्रेशर्स को मेजर करके उसको डिवाइड कर देते हैं ब्रेकियल आर्टरी के प्रेशर से, और इस तरह से आप इस्कीमिक इंडेक्स मेजर कर सकते हैं। इस्कीमिक इंडेक्स अगर 0.5 या उससे ग्रेटर वैल्यू उसकी आती है तो वो क्या करते हैं कि वो आपकी वूंड हीलिंग को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। फिर आपके पास है थर्ड एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। उसमें आप ये करते हैं कि ये होता है बेसिकली रेशियो ऑफ बीपी एट एंकल डिवाइडेड बाय बीपी इन अपर आर्म। तो इसको आप डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू लोअर देन 0.45 आपको मिलती है तो ये डिस्क्राइब या इंडिकेट करता है कि इंसिजन जो है वो आपको डिस्टल लेवल पर लगवानी है एज़ कम्पेयर टू प्रॉक्सिमल लेवल। फिर आपके पास आ जाती हैं 3 तरह की सर्जरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है ट्रांसटिबियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। अब ट्रांसटिबियल में सबसे पहले तो एक तो आपके पास 2 तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं। एक आपके पास है जिनकी कम इंजरी हुई हुई है या शॉर्टर आपको इंजरी मिल रही है या आपको
मतलब इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं है, उसमें आप ये करेंगे कि आप नी डिसआर्टिकुलेशन कर देंगे परफॉर्म मेजर सर्जरी के करने की बजाय। उसके बाद ये नी डिसआर्टिकुलेशन जो होती है ये एम्पुटेशन कर देते हैं डायरेक्टली एट नी जॉइंट और लोअर लेग को कम्प्लीटली कट कर देंगे। उसके बाद है आपके पास, इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, ट्रांसटिबियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में ट्रांसटिबियल स्टैंड्स फॉर, ट्रांस का मतलब थ्रू और टिबियल मतलब टिबिया बोन जहाँ प्रेजेंट है, आप उसमें किसी भी पॉइंट पे जो है कंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म कर दें। इसमें सबसे पहले तो पेशेंट की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि पेशेंट की पोजीशन आपके पास सुपाइन हो, उसके वाइटल्स आपके पास नॉर्मल होने चाहिए। देन आपने इसमें बम्पर, जब सुपाइन पोजीशन में आप पेशेंट को लिटाएंगे तो बम्पर जो है वो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल बार होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हिप की रोटेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसकी लाइन पोजीशन में। उसके बाद आपने इंसिजन स्टार्ट करनी है। पहले आप सुपाइन पोजीशन में लिटाए, वाइटल्स चेक कर लिए, उसके बाद बम्पर प्लेस कर दिया बिलो द हिप लेवल, और उसके बाद आपके पास फोर्थ पे आ जाता है कि आपने उसकी ड्रेपिंग करनी है या ड्रेसिंग करनी है। ड्रेपिंग और ड्रेसिंग भी हो गई, उसके बाद आपने इंसिजन परफॉर्म करनी है। इंसिजन के बाद आपने मायोक्यूटेनियस फ्लैप्स, फ्लैप्स का मतलब है कवर्स। इंसिजन करने के बाद आपने मस्कुलर लेवल पे जाना है, इंसाइज कर दिया, कट करके साइड पे कर दिया उसको, और उसके बाद नीचे मसल लेवल आ गया, मसल को जो है आपने दोबारा कवर की तरह साइड पे कर दिया, और उसके बाद नीचे पेरिओस्टियम आ जाएगा। पेरिओस्टियम के बाद आप क्या करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू की डाइसेक्शन करेंगे। सॉफ्ट टिश्यू की डाइसेक्शन कर दी, उसके बाद इसमें एंगल का आपने ख्याल रखना है कि मिनिमम एंगल जो है, कीजल जो आप यूज़ कर रहे हैं इंसिजन के लिए, उसका एंगल जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए। देन आपने 1.5 से 2 सेंटीमीटर बोन की रिसेक्शन करनी है सॉफ्ट टिश्यू के बाद, जब आप बोन लेवल पे पहुंच जाएंगे तो रिसेक्शन मतलब उसको कट कर देना है, या उसको कट करके या उसका पोर्शन जो है वो जो थोड़ा सा ग्राइंड करके, तो आप वहाँ पे उस तरह की मॉडिफाइड शेप बना देंगे जिसके साथ प्रोस्थेसिस अटैच हो सके। बोन रिसेक्शन के बाद उन्होंने ये बताया कि ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक की बोन रिसेक्शन आपने करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने केयर ऑफ वूंड, सर्जरी परफॉर्म हो गई, उसके बाद वूंड की केयर के हवाले से पेशेंट को किस तरह से गाइड करना है। तो ट्रांसटिबियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में पेशेंट की पोजीशन सुपाइन, वाइटल्स नॉर्मल होने चाहिए, बम्पर यूज़ करना है आपने, हॉरिजॉन्टल बार होता है वो हिप की रोटेशन को कंट्रोल करता है, इन सुपाइन लाइन। उसके बाद इंसिजन परफॉर्म की, इंसिजन परफॉर्म करने के बाद आपने जो है मस्कुलर लेयर पे जाते हैं, उसके रेजिडुअल जो है एक्सट्रीमिटी को डिस्टल बोनी मसल कवरेज से जो है वो कवर कर देते हैं। उसके बाद कंपार्टमेंट्स को अलग-अलग करेंगे, मस्कुलर कंपार्टमेंट्स को, फॉर एग्जांपल इंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को इंसिजन लगा के तो अलग-अलग कर देंगे ताकि आपको नीचे वाले स्ट्रक्चर्स इजीली विजिबल हो सकें। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू की डाइसेक्शन करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू की डाइसेक्शन के बाद आप पेरिओस्टियम आ जाएगा, पेरिओस्टियम, और आपने यहाँ ये ख्याल रखना है कि एंगल जो है वो आपका 45 डिग्री का होना चाहिए। उसके अलावा फिर बोन लेवल पे आप जब पहुँचेंगे बोन की रिसेक्शन करेंगे, 1.5 to 2 सेंटीमीटर की बोन रिसेक्शन आपने परफॉर्म करनी है। उसके बाद स्प्लिट करेंगे फिबुला या लेटरल टिबिया को, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपकी केयर ऑफ वूंड आ जाती है। देन है आपकी ट्रांसफेमरल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो किसी भी एम्पुटेशन की सर्जरी जब परफॉर्म करनी है ना, तो उसमें यही पॉइंट्स मेनली आएंगे। सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन, वाइटल्स, देन उसके बाद इंसिजन, इंसिजन के बाद मस्कुलर या जौन सा भी फ्लैप आपने हटाना है। फिर आपके पास आ जाएगा सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू के नीचे फिर पेरिओस्टियम,
पेरियोस्टियम के बाद आपके पास आ जाएगी बोन, एक्सपोज हो जाएगी, तो उसको डिसेक्ट करेंगे बोन को। देन आपके पास आ जाएगा कि आपने उसको कवर किस तरह से करना है, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा केयर ऑफ वूंड। तो ट्रांसफेमरल का मतलब है कि फीमर जो बोन है उस पर किसी भी पॉइंट पे आपने रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म करनी है। इसमें पेशेंट को सबसे पहले सर्जिकल रिस्क का या कॉम्प्लिकेशंस का के हवाले से एजुकेट कर दिया जाता है। उसके बाद एक सर्जन के पास ज़रूरी है कि एक ना रफ डायाग्राम हो स्ट्रक्चर्स की, जहाँ पे भी उसने सर्जरी परफॉर्म करनी है, ताकि अगर उसको कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो वो डायाग्राम से देख ले। उसके बाद जो है एक्सट्रीमिटी को मतलब वहाँ पे ड्रेपिंग या ड्रेसिंग की जाएगी, डायसेक्शन परफॉर्म की जाएगी मस्कुलर लेवल पे, नर्व्स को लाइगेट किया जाएगा, नर्व ट्रंक को मोबिलाइज किया जाता है, फिर डायसेक्शन परफॉर्म करते हैं और डिस्टल फीमर पे एक्सोस्टोसिस परफॉर्म कर देते हैं। एक्सोस्टोसिस क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी कार्टिलेजनस टिश्यू जो है उसको एक्सपोज करके तो अल्टीमेटली जो है बोन को वहाँ पे फ्यूज़ कर दिया जाता है या यूनाइट कर दिया जाता है। इसमें भी 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यहाँ उसको आप रोटेट करते करते 180 तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद है इसमें भी फिर मायोप्लास्टी आ जाती है, देन इसके बाद केयर ऑफ वूंड आ जाती है, और पोस्ट ऑप उसको आपने क्या क्या कहना है। इन सारी कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में मेन आपका गोल होता है स्मूथ कॉन्टोर मतलब फिजिकल अपीयरेंस आप कह लें या आप शेप कह लें उसकी। तो आपने जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो उसकी लुक है वो आपको स्मूथ मिले एंड में सर्जरी के बाद, और रफ ना हो उसकी लुक। और उसके अलावा इसमें आ जाता है कास्ट या बैंडेज जो है वो आपने किस टाइप का यूज़ करना है। फिर पोस्ट ऑप केयर में आपने उसको स्प्लिंट लगा सकते हैं, प्लास्टर लगा सकते हैं, या फिर एक होता है हिप स्पाइका। हिप स्पाइका क्या है, ये प्लास्टर या बैंडेज की एक टाइप होती है जो आपके ट्रंक को और लोअर लेग्स को जो है वो कवर करता है। लेग्स दोनों को भी कवर कर सकता है और सिंगल लेग को भी कवर कर सकता है। लास्ट में आपके पास है ट्रांसमेटाटार्सल प्रोसीजर। इसमें अच्छा एक पॉइंट तो मैं स्किप ही कर गई कि आपने जब भी इंसिजन परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले आपने टॉर्निक्वेट जो है वो स्टेरलाइज्ड टॉर्निक्वेट उसको लगाना है जहाँ पे भी एम्पुटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद है ट्रांसमेटाटार्सल, उसमें आपने यही करना है कि टॉर्निक्वेट यूज़ करना है। टॉर्निक्वेट के बाद स्किन इंसिजन परफॉर्म करनी है। स्किन इंसिजन के बाद फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल ग्रुप्स को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेना है डाइसेक्ट करके। देन आपने मेटाटार्सल्स को ट्रांसेक्ट कर देना है, और उसके बाद आपके पास ब्लीडिंग को कंट्रोल करना इसमें गोल आ जाता है। और स्प्लिंट जो है बिटवीन 2 to 7 डेज़ जो है वो आप उसको रिमूव कर सकते हैं आफ्टर, और उसके बाद आप उसको 6 हफ्ते के बाद फिजियोथेरेपी रिकमेंड करेंगे। और लास्ट में ट्रांसह्यूमरल प्रोसीजर आ जाता है, उसमें भी यही स्टेरलाइज टॉर्निक्वेट यूज़ करेंगे। उसके बाद इंसिजन्स को, पिछली इंसिजन्स अगर कोई हुई हुई हैं तो उनको देखते हुए एंटीरो पोस्टीरियर या मीडियो लेटरल फ्लैप्स जो हैं वो बनाए जाएंगे या एलिवेट किए जाएंगे। उसके बाद मसल्स को एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एम्पुटेशन लेवल देखेंगे, मीडियल, अल्नर, रेडियल नर्व और एक्सटेंशंस उनकी जो हैं आइसोलेट करके इनको लाइगेट किया जाएगा। और उसके बाद आपके पास आ जाता है टॉर्निक्वेट को रिलीज़ किया जाए, ब्लीडिंग को कंट्रोल, और देन उसके बाद आप सूचरिंग करके स्किन कॉन्टोर जो है वो स्मूथन कर दें। और उसके बाद ड्रेसिंग अप्लाई कर दी जाएगी, बल्कि सॉफ्ट टिश्यू ड्रेसिंग, और इसको 4 to 6 वीक्स के लिए प्रोस्थेसिस जो है 4 to 6 वीक्स के बाद जो है सर्जरी के वो आप अप्लाई करेंगे। और इसमें एक टेबल 2.1 है 30 पॉइंट रेटिंग सिस्टम, उसमें हमने ये देखना होता है ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसमें हम 5-6 चीज़ें देखते हैं। एक है पेन, एक है फंक्शन, एक है स्टेबिलिटी, स्वेलिंग, आवर्स ऑफ प्रोस्थेटिक वेयर और रेडियोग्राफ्स। इसमें वो उसके 1 से लेके 5 तक पॉइंट्स होते हैं। पेन जैसे है तो उसमें नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, ये सारा कुछ आ जाएगा, या सिवियर पेन, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी रेटिंग करते हैं। 25 to 30 अगर स्कोर आए तो वो एक्सीलेंट में कैटेगराइज किया जाता है। गुड हो तो 20 to 24, फेयर जो है वो 15 to 19 और पुअर जो है वो लेस देन 15। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।